द क्वेश्चन इज एट व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 + x - x³ डिक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये एक ऐसा फंक्शन है जो एंटायर नंबर स्केल पर, मतलब -∞ से लेकर x के इन्फिनाइट वैल्यू तक के लिए ये लगातार डिक्रीज करना चाहिए। अगर इसका ग्राफ की जाए तो ये कंटिन्यूसली फॉलिंग ग्राफ होना चाहिए। इसे निकालते हैं कैसे? ये पैरामीटर बेस्ड सवाल कहते हैं। इसमें इस पैरामीटर जिसको निकालते हैं हम, ये इसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो इसका, f' आएगा तुम्हारे सामने, इसकी डेरिवेटिव 0, ये a और -3x²। और जैसा तुम जानते हो कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। और एक बात मैंने ये भी बताया था कि अलजेब्राइक, लॉगरिथमिक, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कभी कभी 0 भी हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी। इसलिए पैरामीटर के बेस सवाल में आमतौर पर लोग केवल नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि a के किसी वैल्यू के लिए एक ऐसा फंक्शन बनता हो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और उसका डेरिवेटिव 0 होता हो। जैसे अगर तुम y = -x³ का ग्राफ देखोगे, y = -x³ का ग्राफ तुम्हारा ऐसा होता है इस तरह से। तो देखोगे कि ये -x³ का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 पर इसकी डेरिवेटिव 0 आती है। तुम कैलकुलेट करके देखो, एक -x³ का डेरिवेटिव आएगा -3x², उसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो हो सकता है कि a के किसी वैल्यू के लिए ये एक ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता हो किसी पॉइंट पर, इसलिए <= 0 लेकर चलना चाहिए सारे वैसे सवालों में जिसमें पैरामीटर निकालना होता है। अब ये कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन है कि डिक्रीजेस, द फंक्शन डिक्रीजेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब दिस इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसके लिए हम लोग क्वालिटी के रिजल्ट्स के यूज करेंगे। ये क्वालिटी एक्सप्रेशन है और ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, 0 भी अलाउड है। तो तुम्हें याद होगा ऐसी घटना कब घटती है? जबकि कोएफिशिएंट ऑफ x² वो नेगेटिव हो, मतलब ग्राफ ऐसे समझो, क्वालिटी ग्राफ कुछ इस तरह से हो, या तो ऐसे ऑलवेज नेगेटिव या इस टाइप की, ऐसे, ये दोनों केस। तो पहले तो डाउनवर्ड ओपनिंग है, यानी x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होनी चाहिए, और वो यहाँ है, x² का कोएफिशिएंट -3 है, वो नेगेटिव है। और सेकंड केस होता है कि डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वालिटी का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो <= 0 होना चाहिए। तुम डिस्क्रिमिनेंट जब इसका निकालोगे तो देखोगे b, इसमें b नहीं है, या b का वैल्यू 0 कह सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं है, 0² -4 इंटू a का वैल्यू -3 इंटू c का वैल्यू a, और ये हो गया <= 0। तुम देखोगे रिजल्ट आ रहा है 12a <= 0, यानी a <= 0। तो ये हमारा आंसर आता है, ये इनइक्वालिटी के रूप में आंसर है। तो ये चीज़ जो है तुम इसको क्वालिटी के रूप में देखें, लेकिन अगर मान लो ये सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक होता, लॉगरिथमिक होता, तो ऐसा रिजल्ट हम नहीं लगा सकते थे, ये क्वालिटी का रिजल्ट हम लोग नहीं लगा सकते थे। तो वैसे सवालों के लिए एक और फंडा है हमारे पास, एक और मेथड है, उस मेथड को टेकअप करते हैं। उसको हम ऐसे टेकअप करेंगे कि पैरामीटर को एक तरफ ले आओ, हम लोग यहाँ से a को इस तरफ लिख लेते हैं ऐसे, a <= 3x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब ये इनइक्वालिटी ऑलवेज कब ट्रू होगी ये जानना होगा। तो तुम थोड़ी सेंस लगाओ और इसके वैल्यूज के बारे में देखो। तो याद करो x² ऑलवेज > 0 होता है, इसलिए 3x² की जो वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। तो अगर कहना हो कि ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, फिर से देखो, ये एक पैरामीटर है, वह <= 3x² होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये टर्म तुम्हारा एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के ऑल पॉसिबल वैल्यूज से a को छोटा होना चाहिए। तो अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के ऑल पॉसिबल वैल्यू से छोटा हो तो उसके लोएस्ट वैल्यू से छोटा कर दो। अगर इसके लोएस्ट से ये छोटा हो गया तो रेस्ट सारे वैल्यू से अपने आप ये छोटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इफ a इज <= द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x²। और 3x² की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हम लिखेंगे a <= 0। तो इस तरह से लॉजिक का इस्तेमाल करके भी हम लोग इस तरह के पैरामीटर बेस्ड सवालों को बनाते हैं। हम लोग मोनोटोनिसिटी के एप्लीकेशंस में जाएंगे। तो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशंस में से ये होता है दो फंक्शंस को कंपेयर करना, या एक ऐसी इनइक्वालिटी को प्रूफ करना जिसको हम लोग फंक्शनल इनइक्वालिटीज कहते हैं, लेकिन इसमें फंक्शंस डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे अलजेब्राइक फंक्शन का कंपैरिजन लॉगरिथमिक से, लॉगरिथमिक का ट्रिग्नोमेट्रिक से, अलजेब्राइक का ट्रिग्नोमेट्रिक से, कुछ इस तरह। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल्स में देखोगे जो बाद में फार्मूला की तरह भी काम करेगा। जैसे ये पता करना कि sin x और x में कौन बड़ा है और कब बड़ा है। तो ऐसा देखा जाता है कि sin x <x होता है अगर x पॉजिटिव हो, x = 0 होने पर ये बराबर 0, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 0 हो जाते हैं। अगर तुम x नेगेटिव लोगे तो sin x जो है वो बड़ा हो जाता है x से।
तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट इनइक्वालिटी में से है जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका कंपैरिजन एक अलजेब्राइक फंक्शन से हो रहा है। इस तरह से कई इनइक्वालिटीज आएंगे। तो ये सब ये फार्मूला भी है तुम्हारे लिए, और भी कई फार्मूला है, मैं लिख कर दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसे प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करोगे, मेथड को ठीक से ध्यान दो। प्रूफ करने के लिए हम लोग सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और उसको एक फंक्शन मान लेते हैं। चाहो तो साइन एक्स को इधर ले जाओ तो एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा, या एक्स को इधर ले आओ तो साइन एक्स माइनस एक्स बनेगा, लेकिन उसे एक फंक्शन मान लो पहले। तो मान लो हम एक्स को इधर लाते हैं तो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स, और इसे हम लोग मान लिया एफ एक्स। ये हमारा फंक्शन बना। इसके बाद फंक्शन बनाने के बाद फिर से रिकॉल कर लो, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, उसके बाद उसे फंक्शन मान लो, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएट करने से आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1, और कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 इसकी डेरिवेटिव जो है कोशिश करो कि ये पता चल जाए। नहीं पता करने पर और भी मेथड होगा, नहीं पता अगर चलता है तो, लेकिन पहले कोशिश करो पता चल जाए। तो हम लोग जानते हैं कि cos x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि cos x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी भी x के लिए अगर हम देखें तो cos x या तो 1 के बराबर होगा या छोटा होगा। तो cos x माइनस 1 निगेटिव तो है ही, और किसी एक पॉइंट पर या फाइनाइट पॉइंट्स पर 0 हो जाता है। जैसे ये x बराबर 0 लोगे तो ये 0 हो जाता है, तो भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा, थ्योरी में तुम्हें याद होगा। तो ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। हम यहाँ लिखेंगे पहले कि देयरफॉर fx is decreasing for all x belongs to r, और हम लोग सबसे पहले इस रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हैं। तो डिक्रीजिंग की क्या डेफिनेशन है, तो डिक्रीजिंग का डेफिनेशन तुम्हें याद होगा, ऐसा मैंने लिखवाया था कि x1 अगर लेस देन x2 हो तो fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाता है। ये होता है डिक्रीजिंग का। अब हम इन दो इनपुट्स लेते हैं, एक इनपुट लेते हैं x और एक इनपुट लेते हैं 0, और उसके बाद कंपेयर करते हैं, ये जानते हुए कि fx क्या है, डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहला केस तुम लोग, if x is greater than equal to 0, then fx and f0 इन दोनों के बीच कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, तो देखोगे कि x जो इनपुट है वो 0 से बड़ा है और फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, इसलिए x पर जो आउटपुट आएगा वो छोटा हो जाएगा। बड़े इनपुट पर छोटा आउटपुट आता है डिक्रीजिंग में, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। fx क्या है, तो fx है तुम्हारा जो माना था तुमने sin x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू f0। यहाँ से f0 निकालो, x की वैल्यू 0 डालोगे, आएगा sin 0 माइनस 0 यानी 0। इस प्रकार देखोगे कि तुम्हारे पास एक रिलेशन मिलेगा sin x लेस देन इक्वल टू x। ठीक एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम x लेस देन 0 लेंगे, देख लो इसको, x लेस देन 0 लेंगे तो क्या आएगा। अगर x लेस देन 0 लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0, देन अब x जो है वो छोटी इनपुट है, 0 बड़ी इनपुट है, तो fx जो आएगा ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटे इनपुट पर बड़ा आउटपुट मिलता है, इसलिए fx हो जाएगा ग्रेटर देन f0। और फिर जैसे यहाँ पर तुम्हारा आया था, लिखोगे fx बराबर sin x माइनस एक्स ग्रेटर देन f0 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा sin x ग्रेटर देन x। अब तुम दोनों रिजल्ट्स को देखो, जब हम लोगों ने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो रिजल्ट आया sin x लेस देन इक्वल टू x, और जब हम लोगों ने x लेस देन 0 लिया तो रिजल्ट आया sin x ग्रेटर देन x। यही तो तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये एक फॉर्मूले की तरफ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम लिस्ट करके दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया, अगर x पॉजिटिव हो तो sin x लेस देन x होता है, और x नेगेटिव हो तो sin x ग्रेटर देन x होता है। x अगर इक्वल टू 0 हो तो ये दोनों टर्म 0 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल साइन आता है। तो ये एक फॉर्मूला बना था, और इसी टाइप का 3 फॉर्मूला और भी है। अगर साइन के बदले इन्वर्स ले आओगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स करके लग जाती है। यहाँ देखो sin x लेस देन x है पॉजिटिव x में, और यहाँ पॉजिटिव x में sin इनवर्स x ग्रेटर देन x हो जाता है। जब sin x लेस देन x है तो इसका इन्वर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ देखो sin x बड़ा है x से तो इसका इन्वर्स जो है वो छोटा हो जा रहा है इन द सेम इंटरवल। एग्जैक्टली इसी तरह 2 और रिलेशंस हैं। अगर x पॉजिटिव है तो tan x ग्रेटर देन x होता है, और tan x का रिलेशन x के साथ वैसा ही होता है जैसा sin इनवर्स का होता है। x नेगेटिव है तो tan x लेस देन x आएगा, और फिर इन्वर्स में जाएंगे तो इन्वर्स का इससे उल्टा रिलेशन आएगा। हम देख रहे हैं कि जब x पॉजिटिव है तो tan x ग्रेटर देन x है, तो x पॉजिटिव होने पर ये tan इनवर्स x जो है इसका रिवर्स हो जाएगा लेस देन x। फिर x नेगेटिव होने पर tan x लेस देन x है, x नेगेटिव होने पर इसका इनवर्स tan इनवर्स x ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो ये 4 सेट ऑफ फार्मूला है जो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, और इसमें एक सेट और भी निकलता है, वो यहाँ से तुम्हें निकालना होगा एज ए होल। वो इस तरह कुछ निकाला आता है कि अगर कभी स्क्वायर करना पड़ जाए, मान लो sin स्क्वायर x और x स्क्वायर, इसका कंपेरिजन करना हो, तो देखा जाता है कि sin स्क्वायर जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर हो जाता है। तुम इसे चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। उसी तरह से मॉड sin x जो है वह भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x होता है। ऑलवेज मींस फॉर ऑल x ये ट्रू होता है। तो इतना फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये कभी भी कहीं भी आ सकता है, कैलकुलस के अलावे और भी कई जगहों पर इसका एप्लीकेशन आ जा सकता है, इसलिए ठीक से इसे याद कर लेना चाहिए।
तब हम लोग एक इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं 2x tan इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई इन द इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा मैंने तुम्हें बताया है, सारे टर्म्स को एक तरफ लाकर उसे फंक्शन मान लेना पड़ेगा। तो मानते हैं लेट fx इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और डेरिवेटिव की साइन चेक करते हैं जो इंटरवल दिया हुआ उसमें। तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो f डैश x आएगा, 2x को फर्स्ट टर्म मान लो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, tan इनवर्स x के डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x की डेरिवेटिव आ जाएगी 2। उसके बाद लाएंगे इसका डेरिवेटिव log, इसको u मानो, log u का 1/u और उसके बाद इस u का डेरिवेटिव 2x। तुम देखोगे ये टर्म कट जा रहा है और रिजल्ट आ रहा है 2 tan इनवर्स x। तो तुम्हें याद होगा tan इनवर्स की रिजल्ट के बारे में कि tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव होता है, अगर ये नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव होता है, और ऐसा ही केस साइन इनवर्स में भी होता है, लेकिन कॉस इनवर्स में ऐसा रिजल्ट नहीं होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 2 tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिकॉल कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें इक्वलिटी प्रूव करना है। तो बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्वाइस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी f डैश x जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इससे ये डिसाइड होता है कि fx जो है दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन fx हमारा इंक्रीजिंग है, और इसलिए फिर हम इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी में x बड़ी इनपुट है, इसलिए x पर जो आउटपुट आएगी वो बड़ी आएगी। तो लिखेंगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू f0। तुम fx देखो, ये पूरी चीज आ जाएगी ट्वाइस x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस ई ग्रेटर देन इक्वल टू f0 निकालो। जैसे ही x की वैल्यू 0 डालोगे f0 निकलेगी, 2 इंटू 0 0 माइनस log 1 भी 0 होता है, ये 0 आएगा। उसके बाद इस टर्म को उधर ले आएंगे तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। इस प्रकार ये प्रूफ होता है। अब हमें ये प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर द इंटरवल x ग्रेटर इक्वल टू 0। तुम इसको इस साइड लाओगे और फंक्शन मानोगे, तो ये तुम्हारा फंक्शन fx बन गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 की डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इंटू इसकी डेरिवेटिव log u की हो गई 1/u। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव 1, फिर से u मान लो, रूट u का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट u। उसके बाद फिर इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस x आएगा। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करो और उसकी डेरिवेटिव यहाँ लिख जाएगी, लेकिन इसकी डेरिवेटिव में एक सेकंड टर्म आएगा जो हमने लिखा है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो ये हुआ। उसके बाद लिखेंगे सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो सेकंड टर्म ये है और इसकी डेरिवेटिव ये है। तो इसका डेरिवेटिव ये 2 टर्म है और इसका डेरिवेटिव ये टर्म। उसके बाद हम इस 2 को कैंसिल कर लेंगे या इस 2 को कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम लोगे तो ये टर्म एलसीएम के बाद यहाँ आएगा, देखो ये टर्म इसमें बदल जाएगा और ये तो ऐसा है ही। उसके बाद तुम चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो जब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी देखो आ रहा है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर ये टर्म इसको काट देगा, जब ये टर्म इसको काट देगा तो रिजल्ट आएगा x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वो इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगा। वो टर्म तुम्हारे सामने ये है। तो ये तुम्हारा डेरिवेटिव है, f डैश x की वैल्यू ये आ रही है। अब हमें ये देखना है कि इस इंटरवल में x ग्रेटर इक्वल टू 0 के इंटरवल में क्या इसके साइन पता चल रही है। थोड़ा देर के लिए सोच कर देखो इसके साइन पता चलती है कि नहीं। हम लोग इसे इस तरह करते हैं कि चूंकि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो अपने आप ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। पहले ये देख लो, एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव टर्म है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। और चूंकि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए x प्लस कर दें तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा और ये फिर ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब ये टर्म जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो दोनों साइड अगर तुम log लगा दो, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ग्रेटर इक्वल टू log 1 हो जाएगा। और log 1 तुम क्या जानते हो, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये हमारा f डैश x आया था, तो f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हुआ, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया।
ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हमें प्रूफ करना था इस इंटरवल में x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, और प्रोबेबिलिटी आ रही है इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज fx ग्रेटर इक्वल टू f0। अब तुम fx और f0 की वैल्यू डालो और इनइक्वालिटी अपने आप आ जाएगा। हमें ये शो करना है 2 sin x plus tan x is greater than equal to 3x for the interval 0 less than equal to x less than pi by 2। पहले की तरह इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लो और ये इसको fx मान लो। उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x आएगा ट्वाइस cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3। अब ये डेरिवेटिव जो है डायरेक्ट पता नहीं चलता है, कुछ लड़के जबरदस्ती देने की कोशिश करते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू है और ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो इनका समेशन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाएगा या लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये सारे लॉजिक बेकार हैं कि जब ये लेस देन इक्वल टू है 2 से छोटा और ये ग्रेटर इक्वल टू 1 से बड़ा, तो एक संख्या जो 2 से छोटी है और एक संख्या जो 1 से बड़ी है, तो उनका समेशन 3 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ से डिसीजन तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो इसे थोड़ा ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जहाँ से ईजिली कोई डिसीजन लिया जा सके। तो इसे हम इस तरह लिखते हैं 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x को लिख दो 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3। उसके बाद इसका एलसीएम लो, एलसीएम देखो वो आएगा ट्वाइस cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो तुम cos x कुछ मान लो cos x की वैल्यू अगर हम t मान लेते हैं, तो cos x की वैल्यू t मानोगे तो देखो एक क्यूबिक बनेगा ये 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1, और हीट एंड ट्रायल से इसका रूट निकालने की कोशिश करो तो देखो जैसे ही t की वैल्यू 1 डालते हैं, या एट ए ग्लांस देखो कि ये 2 माइनस 3 और 1 इनका समेशन 0 हो रहा है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोएफिशिएंट्स का सम 0 होता है तो उसका 1 ऑटोमेटिक रूट होता है। तो इसमें t इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसलिए t माइनस 1 एक फैक्टर होगा। उसके बाद t माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर cos x माइनस 1, उसके बाद यहाँ जो क्वाड्रेटिक आएगा उस क्वाड्रेटिक को देखना होगा वो क्या आ रहा है, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक को तुम लिखो, जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको फिर फैक्टर करो, और फाइनली तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आएगा। cos x माइनस 1 से जब हम क्यूबिक में भाग देंगे तो जो क्वाड्रेटिक यहाँ आना था वो क्वाड्रेटिक तुम देखना वो इस तरह से आएगा, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1। तुम इसकी फिर से रूट निकालने की कोशिश करो, अगर इमेजिनरी रूट हो जाए तो और आसानी रहेगा, लेकिन देखो इसके रियल रूट्स आ रही है। इसमें फिर देखोगे कि cos x बराबर 1 इसका रूट हो जा रहा है, इसलिए इसकी एक और फैक्टर आई cos x माइनस 1, तो ये cos x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फैक्टर तुम्हारे पास इस तरह आएगा cos x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 cos x प्लस 1। अब हम डिसाइड करना पसंद करेंगे और देखोगे कि डिसीजन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये स्क्वायर है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, ये स्क्वायर है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, और देखो ये 2 cos x। तो हमें डिसाइड करना इस इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के इंटरवल में cos x पॉजिटिव होती है, इसलिए ये टर्म स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि f डैश x जो ग्रेटर इक्वल टू 0 आया तो fx जो है दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब fx इंक्रीजिंग है तो तुम डिसाइड करोगे इस पार्ट को उठाओ और लिखोगे कि बिकॉज x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 देयरफॉर fx इज ग्रेटर इक्वल टू f0। उसके बाद fx और f0 की वैल्यू डालो और तुम्हें इनइक्वालिटी मिल जाएगा। यह हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें 2 पार्ट है, और एग्जामिनेशन में अलग अलग पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट tan थीटा बाई थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन थीटा इज पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और f डैश थीटा आएगा u बाई वी पर डिफ्रेंशिएट करो इसको तो आएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखकर तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा फॉर थीटा ग्रेटर 0। तो हम इसे क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे गुना करते हैं, cos स्क्वायर थीटा से गुना करो ये 1 हो जाएगा, थीटा माइनस tan होता है sin थीटा बाई cos थीटा, उसे cos स्क्वायर थीटा से गुना करो देगा, तो रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर का sin थीटा और cos स्क्वायर cos थीटा बचेगा, यानी कि sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा 2 थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा इस तरह डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
अब डिसाइड करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है तुम देख रहे हो ये तो पॉजिटिव है चूंकि स्क्वायर टर्म है, और पॉजिटिव थीटा लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा मेरा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, चूंकि थीटा पॉजिटिव है इसलिए 2 थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम 2 थीटा को x मान लें तो हम जानते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 0 sin x लेस देन x हो जाता है। अगर हम x पॉजिटिव लेते हैं तो sin x लेस देन x हो जाता है। इस 2 थीटा को x मान लो तो ये हो जाएगा x माइनस साइन x, और sin x छोटा हो जाएगा इस x से, इसका मतलब ये टर्म माइनस ये टर्म क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि f डैश थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। तो f डैश थीटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो है f थीटा जो है वो क्या होगा कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में जब हम आएंगे तो हमें क्या करना होगा कि इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। ध्यान दोगे यहाँ x2 और x1 दो नंबर्स हैं। tan x2 बाई x2 एक नंबर आएगा, tan x1 बाई x1 एक नंबर आएगा। यहाँ x2 बाई x1 के बदले तुम एंगल भी डाल सकते हो 30 डिग्री, 35 डिग्री, π/6, π/4 या कोई एब्सर्ड वैल्यू भी, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डेटा भी डाल सकते हो। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसी की रिजल्ट को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेंगे। कैसे? तो जब हम ये जान गए हैं कि tan थीटा बाई थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर थीटा ग्रेटर देन 0, तो जिस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है उस इंटरवल की दो वैल्यूज x1 और x2 में लेनी है, और वो है यहाँ पर तुम देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में ही दो नंबर x1 x2 हैं, इस तरह से कि x1 छोटा है x2 से, और tan थीटा बाई थीटा इंक्रीजिंग है, तो क्यों नहीं इसी में x1 x2 डाला जाए। और चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगाई जाए। तो तुम्हें याद होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज होता है fx1 लेस देन fx2। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि बिकॉज x1 इज लेस देन x2 देयरफॉर fx1 इज लेस देन fx2। ये रिजल्ट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो f थीटा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो इसमें थीटा के बदले अगर हम x1 डाल दें तो fx1 मिलेगा, थीटा के बदले x2 डाल दें वो fx2 मिलेगा, और जिस रिलेशन पर इनइक्वालिटी का जिस रिलेशन पर इनपुट है उसी रिलेशन पर आउटपुट आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन ऐसे आएगा fx1 इज इक्वल टू tan x1 बाई x1 लेस देन tan x2 डिवाइड बाई x2। इस प्रकार ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने की है, नॉर्मली सवाल तो ये है ही, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी जो x1 x2 दो कांस्टेंट नंबर्स तुम डाल रहे हो 0 और π/2 के बीच में, तुम चाहो तो 0 से π/2 के बीच का दो नंबर ऐसा ले लो, नंबर नहीं वेरिएबल ले लो तुम, तो वेरिएबल्स का कंपेयर भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ इसको। मान लो हम एक दो ऐसे फंक्शंस लेते हैं, सपोज अल्फा एक्स एंड बीटा एक्स, दीज आर टू फंक्शंस एंड बोथ फंक्शंस शुड बी पॉजिटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि f थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई थीटा, ये इंक्रीजिंग आता है थीटा पॉजिटिव होने पर, इसलिए इसमें थीटा के बदले जो भी तुम डालोगे, चाहे वो कांस्टेंट नंबर डालो या वेरिएबल एक्सप्रेशंस डालो, तो उसे पॉजिटिव होना होगा। तो हम लोग अल्फा एक्स और बीटा एक्स दो ऐसे एक्सप्रेशंस इमेजिन करें जिसमें कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, इसमें एक दूसरे से बड़ा हो। जैसे मान लो लिखते हैं कि अल्फा एक्स छोटा है बीटा एक्स, लेकिन सबसे पहली बात इन दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है तो वो इस इंटरवल में आएगा नहीं, और तब इसकी इंक्रीजिंग की डेफिनेशन नहीं लगा सकते। अगर मान लो इसमें x1 और x2 जो तुम डाल रहे हो उसमें कोई एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, तो फिर ये रिलेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इस रिलेशन को लगाने के लिए फंक्शन का इंक्रीजिंग होना जरूरी है, और फंक्शन जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में दोनों इनपुट्स का होना जरूरी है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट्स x1 और x2 के बदले दो फंक्शंस अल्फा एक्स और बीटा एक्स डालेंगे, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। और चूंकि देख रहे हैं अल्फा एक्स लेस देन बीटा एक्स है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि f अल्फा एक्स इज लेस देन f बीटा एक्स। अब तुम निकालो, यहाँ थीटा के बदले अल्फा एक्स डाल दो तो ऐसा आ जाएगा tan अल्फा एक्स डिवाइड बाई अल्फा एक्स लेस देन tan बीटा एक्स डिवाइड बाई बीटा एक्स। तो तुम्हारे पास एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी भी बन सकता है। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह का सवाल दे दे तो तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में ये आया किस एक्सप्रेशन से है। डायरेक्टली इसको बनाने में दिक्कत होगी, मतलब एक तरह से ये सीक्वेंस फॉर्म में, ये दो पार्ट में है कि पहले इजी फॉर्म को निकालते हैं फिर उसमें वेरिएबल डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं, जैसे मान लो अल्फा एक्स और बीटा एक्स के बदले हम साइन और कॉस डाल देते हैं। तो जरा देखोगे इसमें मान लो तुम्हें दिया गया x फ्रॉम 0 टू π/4। अब इस इंटरवल में तुम देखोगे इन द इंटरवल x फ्रॉम 0 टू π/4 sin x जो होता है वह cos x से छोटा होता है। लेकिन एक बात है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि ये sin x और cos x दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हैं, और ये छोटा है इससे। तो हम लिख सकते हैं कि f sin x जो होगा वो छोटा हो जाएगा f cos x से। क्यों?
क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इसलिए छोटे इनपुट पर छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट पर बड़ा आउटपुट। अब तुम देख लो एफ थीटा क्या था, एफ थीटा था tan थीटा बाई थीटा, तो थीटा के बदले साइन एक्स डाल देंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा tan थीटा बाई थीटा था ये एफ थीटा जो था, तो थीटा के बदले यहाँ साइन एक्स डाल दो, तो tan साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और ये हो जाएगा tan cos x डिवाइड बाई cos x। अगर तुम इंटरवल चेंज कर देते हो, मान लो हम लोग इंटरवल लेते हैं π/4 से π/2, तो अब इस इंटरवल में तुम देखोगे कि sin x जो है वो बड़ा हो जाता है cos x से, साथ साथ दोनों पॉजिटिव ही होता है। अगर कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो तुम कंडीशन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इनपुट का पॉजिटिव होना मस्ट है। और यहां पर अब लिखेंगे f sin x ग्रेटर देन f cos x, एक रिलेशन यहां भी मिलेगा। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी होती है, तो इसके लिए हमें पहचानना पड़ता है। तो जैसे मान लो तुम्हें डायरेक्ट ये प्रूफ करना, तो तुम्हें डायरेक्ट प्रूफ करने के इस केस में क्या करना होगा कि यहाँ पर इसे थीटा मान लेना होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये ज़्यादा इजी फॉर्म है tan थीटा बाई थीटा। तो डायरेक्ट कभी ये सवाल प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बाई थीटा से ये दोनों टर्म आ रहे हैं इस बात को जज करेंगे, और tan थीटा बाई थीटा में मोनोटोनिसिटी लगाएंगे। अगर डायरेक्टली कोई ऐसे बनाना चाहेगा कि इसमें इस टर्म को शिफ्ट कर लें फिर डिफ्रेंशिएट करें, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स होगा और हो सकता है कि ना भी बने। अब हम लोग मोनोटोनिसिटी पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ln x माइनस कॉस ln x इंक्रीजेज। जैसा पहले से जानते हो, इंटरवल पता करने के लिए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखनी होगी, क्योंकि log x का टर्म है, तो ये देख लो ये कब डिफाइंड होता है, साइन कॉस ऑलवेज डिफाइंड होता है, लेकिन log x डिफाइंड होता है x ग्रेटर देन 0 में। तो इस फंक्शन की डोमेन है x ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 में ही हमें कुछ पता करना होगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f डैश x आएगा cos ln x बाई x, उस तरह से cos का डिफ्रेंशिएशन आएगा sin ln x बाई x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि cos की डेरिवेटिव जो होती है वो माइनस साइन होती है, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, इसे कॉमन ले लो, यहाँ ध्यान रखोगे ये x पॉजिटिव है। फिर इसे कंबाइन कर लेते हैं, इसे थीटा मान लो, उसके बाद कंबाइन कर लो। इसको कंबाइन करने के लिए ऐसा लिखेंगे √2/x 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, इस तरह। अब इसे कंबाइन करोगे तो आएगा √2/x, देखो इसे 45 डिग्री लिखते हैं ना, साइन थीटा cos 45 डिग्री प्लस cos थीटा साइन 45 डिग्री। इसे हम चाहे तो cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा cos 45 डिग्री प्लस cos थीटा साइन 45 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। और चूंकि फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है, इसलिए डेरिवेटिव हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब ये नॉन नेगेटिव कहाँ आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट साइन π/4 प्लस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो x पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, सो दैट कि ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। और तुम जानते होगे कि साइन x जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जबकि x 0 to π वेरी करता हो, यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसे जनरलाइज करना है तो 2 के पाई इस 0 में और इस पाई में, दोनों में 2 के पाई ऐड कर देना होता है, दोनों में 2 के पाई ऐड कर देना होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि यह जो π/4 प्लस थीटा है वह ऐसे तो 0 से पाई के बीच लाई करेगा अगर 1 रोटेशन लेते हो, लेकिन अगर तुम जनरलाइज करते हो तो ये 0 और पाई दोनों में 2 के पाई तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह हो जाएगा 2 के पाई लेस देन इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और थीटा की जगह क्या है, थीटा किसको माने थे, ln x को, ln x लेस देन इक्वल टू 2k + 1 पाई। उसके बाद इस π/4 को दोनों साइड में डिडक्ट कर दो, तो डिडक्ट करने के बाद ऐसा आएगा 2k पाई माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू ln x लेस देन इक्वल टू 2k पाई प्लस 3π/4। उसके बाद लॉग हटाएंगे, तो ये जो बेस है लॉग का बेस क्या है, e है, वो ये इधर आएगा और फिर इधर जाएगा, तो रिजल्ट आएगा e⁻² 2k पाई माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू e⁻² 2k पाई प्लस 3π/4। तो ये वो इंटरवल है जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे सामने एक सवाल है, तो a + b = 4 वेयर a is less than 2 एंड gx is a differentiable function such that g dash x is positive for all x belongs to R, मतलब gx इंक्रीजिंग फंक्शन है। Then we have to prove that 0 to a integration gx dx plus 0 to b gx dx increases as b minus a increases।
तो यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिवाइज करना होगा तुम्हें। जस्ट रिकॉल करो थ्योरी को। इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहें या डिक्रीजिंग कहें, तो अगर बाएं से दाएं की ओर बढ़ोगे तो देखो कि ये फंक्शन बढ़ रहा है, इसकी वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रही है, इसलिए इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन कोई राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये घटता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। किसी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहना है तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर जाना होगा। तो हम अगर कहते हैं कि ये फंक्शन एफ है तो ये इंक्रीजिंग है वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने के क्रम में। और जब जब तुम बाएं से दाएं जाओगे तो एक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। तो ये बात हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कहते हैं एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजेज, तो यहाँ ये अंडरस्टूड होता है कि इसका जो वेरिएबल एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम बाएं से दाएं जाते हुए कहते हैं। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा एज बी माइनस ए इंक्रीजेस। तो यहाँ एक हिंट भी है हमारे लिए कि अगर इस फंक्शन को किसी तरह बी माइनस ए के टर्म में ला दें और बी माइनस ए को एक नया वेरिएबल बना दें, मान लो इस बी माइनस ए को एक नया वेरिएबल टी बना देते हैं और टी के टर्म्स में इसको ला देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ कर दें कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो वहाँ हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टी इंक्रीजेस यानी बी माइनस ए इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ अगर हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो वहाँ ये अंडरस्टूड होता है कि एक्स इज इटसेल्फ इंक्रीजिंग। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को टी के टर्म में लाएंगे। उसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं लेट बी माइनस ए इज इक्वल टू टी। तुम देखोगे यहाँ ए जो है वो 2 से छोटा है और ए प्लस बी 4 है, ए प्लस बी 4 के बराबर है, ए लेस देन 2 है, बी ऑटोमेटिक 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब बी ए से अधिक है, ए लेस देन 2 है, बी ग्रेटर देन 2 है, तो बी माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी टी जो है वो पॉजिटिव है। साथ साथ b प्लस ए जो है तुम्हारे सामने 4 के बराबर है, a प्लस बी इक्वल टू 4। इन दोनों को ऐड करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस टी बाई 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस टी बाई 2। तुम्हारे सामने ये दोनों वैल्यू b और a की मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है जिसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना था उसको हम लोग मतलब a और b दोनों को हटाएंगे, दोनों को t के टर्म्स में लिखेंगे ताकि यह t का फंक्शन बन सके। तो हम लिखते हैं कि लेट फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 2, अब a को यहां लिख देते हैं 2 माइनस टी बाई 2 प्लस 0 2, फिर यहां लिखोगे b के बदले देते हैं 2 प्लस टी बाई 2 जी एक्स डी एक्स। अब देखोगे कि b माइनस ए को इंडिपेंडेंट वेरिएबल t मान लिए हैं और ये जो फंक्शन है उसको t के टर्म्स में ला दिए। अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो t के टर्म्स में लिखा गया है वो इंक्रीजिंग है, मतलब फाइडस t जो है वो तुम्हें पॉजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो फाइडस टी पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फाइडस टी निकालोगे। तो यहाँ देखो डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा, वो फार्मूला यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के 2 अल्फा एक्स जी टी डी टी। जब भी ऐसा रहे जिसमें लोअर लिमिट कांस्टेंट है, तो जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करते हो एफ डैश एक्स बराबर ये फंक्शन जो है जी टी वह जी टी रहता है, इसमें टी के बदले अल्फा एक्स चलाता है, तो जी टी बदल जाता है जी अल्फा एक्स और साथ में इस अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक वही चीज तुम यहां देखोगे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ऐसा हो जाएगा फाइडस टी इज इक्वल टू इस x के बदले ये चलाएगा, यहां देखोगे t के बदले अल्फा x चलाया है, यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो इस x के बदले ये क्वांटिटी चली जाएगी, यानी g 2 माइनस टी बाई 2 इंटू और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पर अल्फा एक्स यहाँ आया है टी के बदले और अल्फा एक्स की डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। तो ये 2 माइनस टी बाई 2 के डेरिवेटिव लाओगे तो वो आ जाएगा माइनस हाफ, प्लस जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स के बदले आएगा 2 प्लस टी बाई 2 और फिर इसके डेरिवेटिव यानी हाफ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट ऐसा आएगा हाफ टाइम्स जी 2 प्लस टी बाई 2 माइनस जी 2 माइनस टी बाई 2 ऐसा। और ये तो 2 प्लस टी बाई 2 हमारा b है, देख लो b और ये a, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू जी बी माइनस जी ए। अब हमारे लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो तुम क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था द फंक्शन जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी तुम जानते हो। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि a जो है वह 2 से कम था, b 2 से ज्यादा था, इसलिए a b से छोटा हो गया था। और फंक्शन जो है g डैश x जो है ये पॉजिटिव है, ये हमारा g डैश x पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस a इज लेस देन b, ga इज लेस देन cb, और जब ga gb से छोटा आएगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि फाई डैश t इज ग्रेटर देन 0।
तो फाइनल स्टेप पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि जिस फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना था वो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया है एज टी इंक्रीजेज, मतलब 5t इज इंक्रीजिंग फंक्शन एज टी इंक्रीजेज, और t था b माइनस ए यानी कि b माइनस ए इंक्रीजेज। इस प्रकार ये सवाल प्रूफ हुआ। अभी जो सवाल मैंने तुम्हें बताया उस सवाल का मैं तुम्हें एक एक्सेलेंट मेथड देने जा रहा हूँ, वो मेथड है थ्रू ग्राफ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग जाननी होगी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, देखो ये एक फंक्शन है fx, ये एक्स एक्सिस और ये लाइन्स है x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो ये जो एरिया होता है fx x एक्सिस, ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, तो ये जो एरिया तुम देख रहे हो शेडेड, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है a टू b fx dx के द्वारा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही होती है a टू b fx dx, मतलब एरिया बाउंडेड बाई द फंक्शन y इक्वल टू fx x एक्सिस एंड द लाइन्स एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि एक gx फंक्शन जो है वो x एक्सिस एरिया बनाएगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो तुम्हें दिया हुआ था कि g डैश x पॉजिटिव मतलब gx इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना लो, इसे gx कह लो। इसके बाद हम यहाँ a लिखें, लेफ्ट में a है राइट में b है। ऐसा इसलिए क्योंकि a की वैल्यू लेस देन 2 है और a प्लस b 4 है, तो b ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 2 हो जाता है, इसलिए b की वैल्यू ज़्यादा है, तो b को राइट में दिखाया गया। अब देखोगे ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसका वो इस एरिया को शो करेगा 0 टू a ये एरिया, सेकंड इंटीग्रल इस एरिया को शो करेगा 0 टू b ये, और हमें ये प्रूफ करना है दिस प्लस दिस यानी दिस एरिया प्लस दिस एरिया इंक्रीजेज एज b माइनस ए इंक्रीजेज। b माइनस ए ये होगा, ये a है और ये पूरा b, ये b माइनस ए। तो सम ऑफ टू एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया इंक्रीजेज एज b माइनस ए इंक्रीज। लेकिन ये इंक्रीज करेगा कैसे? तो इसे इंक्रीज कराने के लिए तुम a को थोड़ा लेफ्ट में ला दो। तो जब a को लेफ्ट में लाओगे, मान लो हम a को h डिस्टेंस लेफ्ट करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो a माइनस h हो जाएगा। a को h डिस्टेंस लेफ्ट किया, लेकिन a प्लस b 4 है, तो a में जितनी घटाओगे b में उतनी ही वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब a को हम a माइनस h पर लाते हैं तो b ऑटोमेटिक b प्लस h पर चला जाता है, ऐसे। तो अब तुम देखोगे कि जो पहले ये था वो गैप बढ़कर इतना हो गया है, मतलब b माइनस a बढ़ गया है। पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो b माइनस a बढ़ गया। लेकिन पहला जो एरिया 0 टू a था, पहला एरिया इतना था, जब a स्लाइड करके यहां आ जाएगा तो अब तुम्हारे पास एरिया इतना ही बचेगा, मतलब इतना एरिया घट गया है। तो जो मेरे पास फर्स्ट एरिया, ये जो एरिया था वो फर्स्ट एरिया a के लेफ्ट में जाने से इतना डिक्रीज कर जाता है, लेकिन a के लेफ्ट में जाने से b ऑटोमेटिक राइट की हो जाता है और राइट वाले पोर्शन में इतना एरिया बढ़ जाता है। तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब a को लेफ्ट की ओर लाओगे तो बाउंड्री यहां जाएगी और पहली वाली एरिया जो इतनी थी वो घट कर इतनी हो जाएगी, लेकिन a के बाएं में आने से b दाएं चलाता है, तो सेकंड एरिया जो इतना था उसमें इतना बढ़ जाता है और सेकंड एरिया इतना हो जाता है। तो ये जो दो एरिया है b माइनस a के बढ़ने के साथ पहले में इतनी घट हो जाती है और सेकंड में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहला एरिया इतना घटा, दूसरा इतना बढ़ा, लेकिन दोनों एरिया में देखोगे चौड़ाई h ही है, लेकिन इसकी लंबाई चूंकि ज्यादा है इसलिए इंक्रीज ज्यादा होता है, डिक्रीज कम होता है। यानी गैप बढ़ाने से एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, चूंकि ये इंक्रीज ज्यादा है, ये डिक्रीज कम है। इंक्रीज ज्यादा है डिक्रीज से, इसलिए क्या होगा, नेट रूप से ये सम इंक्रीज करेगा जब ये गैप इंक्रीज करेगा। प्रूफ्ड। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इज इक्वल टू रूट अंडर a प्लस 4 बाई 1 माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 6 प्लस लॉग 5 डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। ये एंटायर नंबर स्केल में से डिक्रीज करना है, तो इसकी जो डेरिवेटिव आएगी वो फॉर ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव ये आया, इसका डेरिवेटिव माइनस 3 और ये तो 0 हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r बिकॉज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। उसके बाद 3 को इस साइड ले आओ और 5x बाई 5x4 से भाग दे दो उसको, तो ऐसा आ जाएगा। अब तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक सवाल में कि अगर कोई कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू वेरिएबल हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, तो वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू निकाल देना चाहिए। अगर मिनिमम से ये छोटा हो जाएगा तो बाकी सारे वैल्यू से वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करो, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा, फाइनाइट बाई इनफाइनाइट 0 होता है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 लिख दी गई, और एक इनइक्वालिटी मिलेगा दिस लेस देन इक्वल टू 0। फिर 1 को इस साइड ले आओ तो तुम्हारे सामने एक इनइक्वालिटी आएगा। अब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्विंग में तुम जाओगे तो देखोगे ये टर्म डिफाइंड कब है, रूट अंडर a प्लस 4। तो रूट अंडर a प्लस 4 डिफाइंड होता है जबकि a ग्रेटर इक्वल टू माइनस 4, मतलब तुम्हारा जो आंसर होगा वो इसी में से कुछ होगा। अब कंडीशन वाइज तुम्हें सोचना होगा, तो कंडीशन वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, उसको तुम जरा देखोगे।
मान लो हम सबसे पहला केस लेते हैं, इफ ए इज ग्रेटर 1। अगर ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेते हो तो तुम देखोगे कि 1 माइनस ए जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ए 1 से ज़्यादा है इसलिए 1 माइनस ए नेगेटिव आएगा। तो ये स्क्वायर रूट का टर्म, ये तो पॉजिटिव होता है, फंडामेंटल से जानते होगे स्क्वायर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, यानी ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 1 ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। मतलब ये आंसर तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर 1 माइनस ए इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर LHS लेस देन इक्वल टू 1 इज ट्रू। क्योंकि ये जो LHS है तुम्हारा ये वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव हुआ तो वो 1 से छोटा होगा ही, इसलिए ये हमारा एक आंसर ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम लेते हैं इफ -4 इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 1। क्योंकि -4 के बाद हम नहीं ले सकते हैं, उसके पहले अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अगर ए -4 और 1 के बीच में है तो तुम देखोगे कि 1 माइनस ए जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जिसे ऐसे लिखना पड़ेगा √a+4। इसको इस साइड भेज दो, ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ए। उसके बाद स्क्वायर कर दो, a+4 लेस देन इक्वल टू a² -2a+1। फिर ये बदल जाएगा a² -3a -3 ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर इसके साइन स्कीम पर इसका रूट निकालो, तो साइन स्कीम पर देखोगे इसका 2 रूट आएगा, एक आएगा 3 माइनस √21/2 और एक आएगा 3 प्लस √21/2। साइन स्कीम से रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें देखोगे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिटवीन द रूट उसका अपोजिट आता है माइनस, और हमें लेना है पॉजिटिव, यानी इसके पहले या इसके बाद। लेकिन हमारे पास ये कंडीशन ये है -4 to 1, तो इसका इंटरसेक्शन करना होगा इससे और इससे। तो देखोगे -4 to 1, ये क्वांटिटी 1 से अधिक है, इसलिए इसका अगर इंटरसेक्शन करोगे तो आएगा ही नहीं। लेकिन ये क्वांटिटी 1 से कम है, इसका जब इंटरसेक्शन करोगे इन दोनों का तो आंसर आएगा, और वो आंसर कुछ इस तरह आएगा -4 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 3 माइनस √21/2। तो सेकंड केस में तुम्हें ये आंसर मिलता है, फर्स्ट केस में ये आंसर मिलता है। इन दोनों आंसर्स का जो यूनियन है वो इस सवाल का सॉल्यूशन है।